तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में एक गेम प्लान की बात करेंगे जो अमेरिका ने एक गेम खेला है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या गेम है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि देखो, हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायरिंग करवाई है, और उसी टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि हमने सिर्फ युद्ध अभी रोका है और ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब युद्ध विराम हुआ नहीं है अभी। मतलब कि ट्रंप ने जो बात बोली है उसका अभी कोई सत्यता नहीं है इस चीज़ की। उसके बाद कुछ पीछे लेके चलता हूँ मैं अभी आपको। इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको थोड़ा पीछे लेके इससे और पीछे चले जाते हैं। आज से कुछ 1-1.5 महीने पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग होती है यूएस में, और वो लोग कहते हैं कि हम गाज़ा को ना पूरा फ्लड कर देंगे। गाज़ा के अंदर में जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको, और जो गाज़ा की जो स्ट्रिप है, पूरी गाज़ा स्ट्रिप को, पूरा जो शहर है उसको अमेरिका वहाँ पर एक नया शहर बनाएगा। पूरे शहर को तबाह कर देगा वो। स्मार्ट सिटी बनाएगा, बिल्डिंग्स बनाएगा, बहुत कुछ बनाएगा। लेकिन जो रियल वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको सबको वहाँ से बाहर भगा देगा, या कहीं एक रिफ्यूजी कैंप में बिठा देगा, इधर उधर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देगा। अब ये चीज़ को देखिए, ये जो मैंने आपको बात कही कि ट्रम्प की प्लानिंग इसराइल के साथ ये है कि, क्योंकि देखिए इसराइल का जो फंडामेंटल है, जो हमास जो एक संगठन है वहाँ पर, इसको सीरिया से, ईरान से और यहाँ से मिडिल ईस्ट की जो कंट्रियाँ हैं यहाँ से फंड आता है। यहाँ पे 2 संगठन है जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हमास और यहूदी। ठीक है, तो यहूदी जो है ये इधर यमन की तरफ से लड़ रहे हैं, यमन में। लेकिन लेबनान भी लेबनान फंडिंग कर रहा है। इधर से इसराइल को बहुत चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इसराइल की जो पॉलिसी है ट्रंप का भी उसके फेवर में है। ठीक है, तो ट्रंप आज आया है मिडिल ईस्ट में। अब देखो, ट्रंप आया है मिडिल ईस्ट में, मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है उससे मीटिंग हुई है वहाँ पर। उसकी मीटिंग, ट्रंप की मीटिंग हुई है एक ऐसे इंसान से जो कि 30 से 40 साल, 5 साल तो वो अमेरिका की जेल में रहा। उसके बाद वो उसके ऊपर सैंक्शन लगा था, कुछ करोड़ों रुपए का इनाम रखा था अमेरिका ने। और अभी सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ, जो पुरानी सरकार थी, उसके बाद जो नई सरकार आई है वो प्रो इसराइल मतलब कि उसको इसराइल ने इस्टेब्लिश किया है। इसराइल ने उसको वहाँ पर आने के लिए सपोर्ट किया है, बैक सपोर्ट आप समझ लीजिए। और उसके बाद इसराइल ने सीरिया की पूरी नेवी और जितनी भी एयर बेस वगैरह थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है किसी पे। उसका थॉट ये है कि कहीं ना कहीं एक जो रिलीजन का मैटर आता है, कहीं ना कहीं कोई रेडिकलाइज हो गया तो कल के दिन इसराइल को बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसराइल ने यहाँ पर उस दिन सीरिया से तख्ता पलट हुआ, और अगले दिन सीरिया के ऊपर इसराइल ने अंधाधुंध गोलीबारी करी, और जितने भी मिलिट्री बेसेस थे सब फोड़ फाड़ दिए, सब ख़त्म कर दिए। यानी कि उसने सीरिया को एकदम ग्राउंड पे लेके आ गया। अब सीरिया के पास ग्राउंड पे लड़ने वाली फ़ौज है, जो उसके बचे कुचे जैसे कि गोला बारूद वगैरह बंदूकें, उससे लड़ने वाले लोग हैं। अब इसराइल की और यूएस की एम्बेसी से लोग आते हैं सीरिया में, और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, और वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं कि देखो बहुत हो गया, अब खून खराबा, अब एक आगे बढ़ने की बात करते हैं, आगे भविष्य में आगे बढ़ने की बात करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब मोहम्मद बिन सलमान को बीच में लेके हमास को ठोकने की तैयारी है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ है, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने बोला था ना, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बोला था ना कि हमने अमेरिका के बोलने पे 40 से 30 दशक तक ब्लडी ये डटी काम किया है, जो टेररिस्ट को पालने का काम किया है। तो ये अमेरिका तो यहाँ पर एक थॉट दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, टेररिस्ट इज नॉट अ बैड का कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अब वो जो संगठन है सीरिया के अंदर, जो आतंकवादी संगठन है अल-बसर है, क्या नाम है, तो अब वो ट्रंप से मिला है। ट्रंप ने उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का, डॉलरों में उसके ऊपर इनाम रखा था। जब वो सीरिया में आया उसने तख्ता पलट किया, यूएस की पॉलिसी के ऊपर ही था वो। ठीक है, यूएस ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाकर राष्ट्रपति बना दिया है, क्या प्रधानमंत्री बना दिया, कुछ तो बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया है।
अब वो यूएस से मिलता है और वहाँ पर एक मीटिंग होती है कि देखो भाई जो हो गया है 40 साल से ऊपर हो गया, एक पूरा 2000 कुछ मतलब आज 25 से 30 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए। तो अब क्या गेम होने वाला देखो, ईरान बना रहा है परमाणु हथियार और ईरान का टारगेट है इसराइल। जो 101% ईरान का टारगेट इसराइल है। ईरान सपोर्ट कर रहा था हमास को और यहूदी को, इनको सपोर्ट कर रहा था, रूस भी कर रहा है। देखिए रूस भी कर रहा है, ठीक है, रूस के वेपन्स हैं इनके पास। इन्होंने यूएस का F-35 गिराया है। यूएस मेड जो एयरप्लेन है, यानी कि उनका जो एरोप्लेन है, सोचिए आप फाइटर जेट समझ लीजिए, फाइटर जेट ही होता है F-35 जो वो इंडिया को बेचना चाहता है, उसको यहूदियों ने इससे मारा है, शूट आउट किया किससे, जो पैलेट्स गन होती है उनसे, गोले बारूद वालों से उन्होंने उसको शूट डाउन किया है। तो अमेरिका चाहता है इजराइल को कवर करने का। ये एक अच्छी चीज़ भी है कि ठीक है, मिडिल ईस्ट में जो 3-4 सालों से जो खून खराबा मच रहा है, जो इजराइल और हमास के बीच में जो लगातार एक लाखों ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनको एक मिडिल ईस्ट एक अच्छी सोच की तरफ लेके जा रहा है। इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा और इस गेम को भी समझना पड़ेगा कि ये आने वाले समय के लिए हमें कहाँ खड़ा करता है। अगर आप देखो तो मिडिल ईस्ट के अंदर में जो पूरा गेम खेला जाता है, जो ये खून खराबा होता है ISI का, सीरिया, लेबनान, यहाँ पर जो लाखों अमेरिकन लोगों ने ये खून खराबा किया, उसके बाद ये अचानक से जो ट्रंप की पॉलिसी चेंज हो गई है, ट्रंप जो एकदम पीस मेकर बन के पूरी एक मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, जहाँ पर ये मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े कंट्री के प्रधानमंत्रियों से मिलकर एक डील कर रहा है कि हम लोग बिजनेस डील करते हैं। तो यूएस अपने मार्केट का एक्सेस देगा इनको, सैंक्शंस हटा देगा पूरा, उसके बाद क्या मांगेगा इनसे, ठीक है। अब इन मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है काफ़ी बैकवर्ड है, जो सच एक बात है, बैकवर्ड बोले तो दे आर अभी भी वो लोग जाहिल टाइप की मेंटेलिटी है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है, रिलीजन्स बेस के ऊपर उनके सरिया के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट है। तो यूएस के साथ मार्केटिंग करने से यूएस की पब्लिक का वहाँ टूरिज़्म, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट कंट्री सुंदर तो है, ऐसी बात नहीं कि वहाँ टूरिज़्म नहीं है, टूरिज़्म करने लायक की जगह भी है, ठीक है। तो यूएस के लोग, आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर है, हमेशा घूमना, दुनिया एक्सप्लोर करना, ये उनका हैबिट होता है। तो मिडिल ईस्ट में जब उनको एक्सेस मिलेगा तो दे विल कम हेयर एंड वो ट्रैवल करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट, सीरिया वीरिया जो भी है इधर। तो यहाँ पर एक पीस मेकर का जो एक थॉट है वो बहुत पॉजिटिव मेरे हिसाब से अभी के लिए मैं समझ सकता हूँ। गेम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं गेम भी समझा देता हूँ आपको। पहले ये समझा देता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो अपने ये अर्दोगान के नीचे और सीरिया के नीचे बम गोला बारूद के नीचे ज़िंदगी बिताने से डरते हैं, ये लोग मिडिल ईस्ट से बाहर चले जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी लोग भाग रहे हैं, वैसे मिडिल ईस्ट से लोग भागेंगे वेस्टर्न की तरफ। वेस्ट की तरफ भागकर ये वहाँ पर वो एक जो वो आगे की बात है, फ्यूचर की बात है कि मतलब वहाँ पर वो सरिया का मांगेंगे। लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जब इनको एक्सेस मिलेगा यूएस का, तो ये लोग यूएस जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, वहीं जॉब करेंगे, वहीं रहने लग जाएंगे। जो आप समझ लीजिए, इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज़ कर पूरा इसको मोबालाइज़ करेगा। न्यूट्रलाइज़ बोलिए, अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को सॉफ्ट कॉर्नर देगा। इसको ईजी नहीं है ये, लेकिन इसको बहुत टाइम जाएगा, लेकिन प्रोसेस समझ लीजिए आप। अब मिडिल ईस्ट के अंदर में एक मार्केट है जो एलन मस्क का है। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियाँ, ये स्पेस में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, इनकी कोई स्पेस एजेंसी नहीं है, ना इनका कोई डेटा इंटरनेट है अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये लोग एलन मस्क को मार्केट का एक्सेस देने के लिए ट्रंप ये पूरा गेम खेल रहा है। उसके बाद इसराइल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रंप का है यहाँ पर इसराइल की सेफ्टी, इसराइल का फ्यूचर, इसराइल का जो अस्तित्व है, उसके लिए ट्रंप ये गेम खेल रहा है। दैट वॉज अ पॉजिटिव गेम कि ट्रंप यहाँ पर इसराइल के फेवर में गेम खेल रहा है। और इसराइल यहाँ पर 4 शर्तें रखने वाला है। सबसे पहले जितने भी हॉस्टेज हैं उनको छोड़ा जाएगा पूरे मिडिल ईस्ट में, और इसराइल के आसपास के जो हमास संगठन है, लेबनान है, इन सबको या तो न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, मार दिया जाएगा, या इनको किसी भी तरीके से इनको ख़त्म किया जाएगा, इस संगठनों को ख़त्म किया जाएगा। दूसरा,
तीसरी चीज़ जो कि मिडिल ईस्ट के ऊपर जो सैंक्शन है, अगर ये दोनों काम हो गए तो जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं तेल को लेके, कुछ बहुत सारे ट्रैवल को लेके, और जो आतंकवादी संगठन के ऊपर लगे, बहुत सारे आतंकवादी संगठन के ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे। तीसरा, चौथा चीज़ है वही ट्रेड। यूएस देगा ट्रेड का लालच, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद यूएस देगा मिडिल ईस्ट कंट्रियों को ट्रेड करने का एक अपॉर्चुनिटी देगा। खास करके देखिए, यूएस मेड चीज़ें दुनिया में बहुत कम होती है क्योंकि वो अच्छी होती है और महंगी होती है। तो यूएस की टेक्नोलॉजी दुनिया में फेमस है, ये चीज़ को आप मान सकते हैं। ठीक है, हर कंट्री बनाती है, बट जो यूएस मेड चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। यूएस सबसे ज़्यादा इन मिडिल ईस्ट के अंदर में अपने वेपन बेचने का पहले इसने कोशिश किया था, लेकिन अब जब ये पीस कीपिंग की कोशिश करेगा तो ये हर एक कंट्री को कहीं ना कहीं उलझा देगा ट्रेड वॉर के चक्कर में, और ट्रेड वॉर के चक्कर में इनको आपस में लड़ेंगे ये लोग। ये मेरा फ्यूचर का एक थॉट है। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस को लेके कैसे लड़ेंगे। देखिए, मालदीव हमारे साथ कैसे लड़ा। हम लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए थे? लक्षद्वीप गए थे, अपने देश में गए थे। एक फ़ोटो डाला खींच के लक्षद्वीप का, पूरा मालदीव का मार्केट कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो चुका था, आज भी ख़त्म हो चुका है। लोग इंडिया के अंदर ट्रैवल करते, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते, तो लेकिन एक झटका लगा। हम किसी ने कुछ भी नहीं किया था ना, कोई गोली नहीं, कोई बारूदी नहीं, लेकिन सिर्फ एक लक्षद्वीप की फ़ोटो ने मालदीव को, तो मिडिल ईस्ट के अंदर में ट्रेड वॉर ऐसे ही ख़त्म होगी। एक कंट्री ज़्यादा करेगी, एक कंट्री बिल्कुल इस तरीके से करेगी, और फिर अब वॉर होगी एज एक रिलीजन। मिडिल ईस्ट की जो सोच है वो अब जब मोबलाइज होगी इन कंट्रीज़ के अंदर में, जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। अब जब मिडिल ईस्ट के लोग यहाँ घूमेंगे, आधे कपड़े पहन के घूमेंगे, जो कि मिडिल ईस्ट की कंट्री में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सऊदी अरब में है, अबू धाबी में है, इस तरह के, लेकिन सीरिया में, लेबनान में, तुर्की में, ये जो मिडिल ईस्ट के एरिया हैं ये अब मोबलाइज होंगे अपनी एक आइडेंटिटी से। इनके जो यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है जो इन चीज़ों को करने नहीं दे, जैसे तालिबान है, तालिबान के अंदर औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, शौक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो क्या होगा अब तीन चीज़ें समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट जब इन्फ्लुएंस होगा यूएस से, देखिए इन्फ्लुएंस तो मिडिल ईस्ट ऑलरेडी है, क्योंकि यूएस की डेमोक्रेसी और बाहर के हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश की फ्रीडम और स्पीच, हमारे देश की एक आज़ादी दुनिया के कहीं भी देश में नहीं है। यूएस और हमारे देश में भी बहुत फ़र्क है। मतलब यूएस से तो हम लोग बहुत आगे हैं। यूएस के अंदर की जो डेमोक्रेसी है बोलते हैं जिसको, वो हमसे बहुत पीछे। हमारे यहाँ तो मतलब अलग ही लेवल है कुछ डेमोक्रेसी का। आप देखिए हमारे यहाँ अभी जो कमांडर सोफिया है कुरैशी जी हैं, उनके लिए क्या बोला वो बीजेपी के नेता ने, कि बोला भाई हमने तो उनकी बहन को उनको मारने के लिए भेजा। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की मानसिकता भी जिंदा है, और वो बयान देने के बाद भी वो आदमी माफ़ी नहीं मांगा है। बीजेपी वाले ही हैं वो, जो भी है, कोई मेरे को नाम नहीं मालूम, ऐसे लोगों का मेरे को नाम मैं देखता भी नहीं, ऐसे लोगों की शक्ल। तो इस तरह की मैंटेलिटी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। अगर ये मैंटेलिटी यूएस में होती तो अब तक वो अरेस्ट भी हो जाता और उसके ऊपर इस तरह से पाबंदी लगती कि बहुत बुरा उसका हाल हो जाता। मगर इंडिया के अंदर वो देखो उसको एक, अब वो अपनी सफाई देने में लगा होगा जब भी वो देगा। तो अब इज़राइल के अंदर में पीस मेक तो होगा नहीं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमास इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। हमास के पास में अभी भी इजरायली हॉस्टेज हैं। अब क्या हमास की पॉलिसी होगी? देखिए ट्रंप का सीधा सा फंडा है, ट्रंप और चाइना का दो फंडे हैं। वो इंडिया की तरह, हमारे इंडिया में पॉलिसी की तरह नहीं कि हम लोग गुड चेस्टर यानी कि अच्छे दोस्ती के लिए सिर्फ मालदीव को 50 मिलियन दे दिया, 6 साल से वापस ही नहीं मांग रहे, उसको टाइम ही दिए जा रहे कि भाई दे हमारा पैसा दे। लेकिन मालदीव कह रहा है 1 साल दे दो, 1 साल दे दो। श्रीलंका को पैसा दिया, लेकिन श्रीलंका तो अभी हमारे साथ अच्छा है, लेकिन हमने तो बांग्लादेश को भी पैसा दिया, हज़ारों मिलियन डॉलर दिया। आज बांग्लादेश पीठ पे छुरा मार रहा है। लेकिन अमेरिका का ये पॉलिसी नहीं है। अमेरिका अगर तुमको कुछ दे रहा है तो उसको उसके बदले कुछ चाहिए। गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, गिव एंड टेक वाला सिस्टम। दैट वाज अ पॉलिसी इज़ अमेरिका की, ये अमेरिका की पॉलिसी है। अब यहाँ पर गेम देखिए आप, पाकिस्तान को उसने लाखों मिलियन डॉलर दिया यूएस ने। पाकिस्तान ने यूएस की बेइज्जती करवा के रख दी पूरी दुनिया में। सबसे बड़े अभी जो ट्रम्प की पॉलिसी में जो गेम है पाकिस्तान का, वो ये है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसने बिल्कुल भी अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया कि भाई हमने टेररिज्म जो पाला हुआ है ये हमने अमेरिका के बोलने पे पाला हुआ है। अब सीधा सीधा गेम ये भी है कि जब हमको पता चल गया कि अभी पाकिस्तान को $1 बिलियन मिला है, तो पाकिस्तान उस $1 बिलियन को सबसे पहले तो अपने जो आतंकवादी संगठनों का जो नुकसान हुआ है, उनकी जो जगहों पे जहाँ पर हमने एयर स्ट्राइक किया, उन जगहों को डेवलप करेगा।
अगर उनके पास कुछ वेपन्स वगैरह वहाँ थे जो डिस्ट्रॉय हो चुके तो उनको वेपन्स सप्लाई करेगा, वापस से इनको खड़ा करेगा। पाकिस्तान इनको मारेगा नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान इनको मारेगा। पाकिस्तान यूज़ करेगा इसको अगेंस्ट अब बलूचिस्तान। रीज़न समझिए, क्योंकि भारत ने एक अपनी पॉलिसी में एक चीज़ डाली है कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक हुआ तो हम फुल वॉर स्किल करेंगे, पूरी वॉर लड़ेंगे, पूरा युद्ध लड़ेंगे। इस बार तो छोटी मोटी आप लोगों ने झूठ बोला, न्यूक्लियर कहीं रिसाव हो गया, रेडिएशन निकल रहा है, तो इसलिए इंडिया ने एज अ ह्यूमैनिटी के लिए हमने वॉर रोक दी कि कहीं अगर हम दोबारा एयर स्ट्राइक करेंगे, कहीं तुम्हारा सच में कोई परमाणु बम ना फट जाए, मैम पाकिस्तान निपट जाएगा, तो इसलिए हम लोग रुक गए। मेरी जो एक थॉट है। बट बलूचिस्तान ने अपने आप को फ्रीडम एक अलग से राष्ट्र घोषित कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान वालों को बहुत बहुत बधाई हो। एक नया देश, एक नया सपना, एक नया राष्ट्र, एक नई उम्मीद। अपने राष्ट्र में शिक्षा की नई दौर लेके आइए, पोलियो वगैरह हर एक चीज़ को नया बनाइए। सोच दुनिया के साथ जुड़ने की, एक ऐसी सोच जो आपको बेस्ट बनाए दुनिया से। 10 साल के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाइए कि पाकिस्तान ने जो 70 साल में नहीं किया आप उसको 10 साल में अचीव कर लीजिए। तालिबान ने जो नहीं किया आप उसको कीजिए। रेडिकलाइजेशन में मत फंसिएगा, एक ओपन माइंडेड सोसाइटी बनाइए, ब्रिलियंट लोगों को एक्टिव कीजिए और अपने देश के अंदर में शिक्षा को महत्व दीजिए। गेम्स में आइए। जो एक आपका अभी नया राष्ट्र है तो आपको अभी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़, पैसा, फंड नहीं होगा, तो सबसे अच्छी चीज़ है जो फ्री में हो सकती वो है एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन दीजिए, लेडीज़, बच्चे, क्योंकि आप कम पॉपुलेशन है आपकी, सब लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे, सोसाइटीज़ एक नए लेवल पे जाएगी। तो बलूचिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपके अभी नई जनरेशन आ रही है उसको फुल गेम्स, एजुकेशंस, एक लेवल ट्रेनिंग, जो आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग है उसको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका छोटा राष्ट्र है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने बच्चों को। आर्मी की ट्रेनिंग, रिलीजन्स की ट्रेनिंग मत दीजिए, ऐसा एक आर्मी की ट्रेनिंग होती है वैसे दीजिए, ताकि आपका देश कल के, क्योंकि कल आपके देश के ऊपर फिर से कूच हो सकती है इन द फ्यूचर। पाकिस्तान रुकेगा नहीं, पाकिस्तान के खून में खराबी है, वो झूठ बोलता है और वो आपके खून से फिर अपने हाथ रंगेगा। ये मेरी जो आपको वार्निंग है, आप इसको याद रखिए। आने वाले समय में बलूचिस्तान अगर अपने आप को फ्रीडम घोषित करने के बाद जो अगर दुनिया इसको रिकॉग्नाइज़ करती है तो उसके बाद इस टाइम पे देखिए इंडिया इसको रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, लेकिन इंडिया के पास अभी जो एक गेम प्लान वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर में एक इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, एक जो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कोई लीडरशिप होगी, जो क्योंकि इतने सालों से पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा था बलूचिस्तान के ऊपर, तो वहाँ की उसने जो मेन लीडरशिप थी उसको बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया है। तो अब जब बड़ा राष्ट्र जब एक राष्ट्र से टूटता है और जब वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है तो वहाँ के अंदर की जो मेंटलिटी है, देखो बांग्लादेश के अंदर की मेंटलिटी क्या थी मैं बताता। बांग्लादेश उस समय बहुत बुरी हालत में था, तो बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान साहब है, ठीक है, तो उनकी जो थॉट थी कि भाई एजुकेशन, बहुत सही बंदा था, एजुकेशन की तरफ, न्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, बहुत सारे बंगाली लोग जैसे मेहनती होते हैं उस मेहनत को एक सही जगह यूटिलाइज़ किया उसने। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर में सोर्सेज कम है, मैं जो देखता हूँ बलूचिस्तान के अंदर में सोर्सेज कम है, वहाँ पर इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जाके मतलब बलूचिस्तान कुछ अच्छा अचीव कर पाए। इंडस्ट्रीज नहीं है बहुत बड़ी बड़ी या किसी तरह का कुछ। मैं कुल मिला के समझ रही कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है बट वहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो कम है। अब बलूचिस्तान अगर इंडिया के अंदर में आके या दुनिया के अंदर में जाके अपने आप को एक प्रेजेंट करता है तो बलूचिस्तान अपने आप को एक टूरिज़्म पैलेस बना सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर सुंदर जगह बलूचिस्तान में, डेजर्ट एरिया है, टूरिस्ट पैलेस बहुत ज़बरदस्त होगा अगर बलूचिस्तान अपने आप को एक सेफ़ कंट्री रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। क्योंकि इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर ट्रैवल करना सेफ़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान की आर्मी करेगी, ठीक है, और रेडिकलाइजेशन जो कि पाकिस्तान के जो मौलाना मौलवी वगैरह जो ये लश्कर तैयबा है और ये हाफिज़ सईद है, ये लोग अब एक्टिव हो जाएंगे यहाँ बलूचिस्तान में। वहाँ के लोकल जो मुस्लिम लोग हैं जिनको रेडिकलाइज़ कर देगा वो, ये एक सरदर्द बनेगा बलूचिस्तान के लिए। और ऐसा ना कि बलूचिस्तान के अंदर में ही अब एक संगठन खड़ा हो जाए। मैं बलूचिस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने राष्ट्र के अंदर में ये चीज़ें कन्फर्म करो।
अपने देश के अंदर में बैठे ये जो आस्तीन के सांप होंगे इनको पहले ख़त्म करो। जो आपके राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं इनको एक सम्मान दो, और अगर इनके जिम्मे आप पूरा बॉर्डर देते हैं तो फिर देश के अंदर की सफाई आप करो, क्योंकि कम पॉपुलेशन है, जल्दी ग्रो करेगा, कम खर्चे हैं, और अच्छी थॉट के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो आने वाले सिर्फ जिस तरह से अफ़गानिस्तान तरक्की कर रहा है उस तरीके से आपकी एक डिप्लोमेसी बनाओ, एक बड़ी एक टेबल टॉक करो छोटे छोटे देशों के साथ। नहीं अमेरिका की कोई वो मिलती है तो कोई बात नहीं है, इज़राइल को भी तो दुनिया के ये इतने सारे मुस्लिम देश हैं जो अभी तक उसको मानते नहीं कि वो देश है, लेकिन इज़राइल ने अपना अस्तित्व बनाया है। आप जाइए इज़राइल के पास, इज़राइल आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा बेस्ट। इज़राइल की टेक्नोलॉजी आप लीजिए, इज़राइल के साथ बैठिए, इज़राइल से टेक्नोलॉजी लीजिए, तो इज़राइल की पॉलिसीज़ के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या उसका प्रोसेस है अपनी कंट्री के स्टेब्लिशमेंट के लिए, उस पॉलिसी को आप अडॉप्ट कीजिए। क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी को अगर आप लोगे तो आपको डेवलप होने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। बिकॉज रीज़न है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी पॉलिसीज़ होती है वो बहुत स्लो काम करती है और हमारे रिज़ल्ट बहुत देर से आते हैं। ठीक है, तो आपको इज़राइल से इफ़ेक्ट होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा थॉट है आपके लिए। क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने लिए एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अगर उसका सही नतीजा आपको चाहिए तो आपको अपने एम्बेसडर जो भी हैं, आपकी जो अपनी जो पॉलिसीज़ में आप लोगों ने जिनको बिठाया है उनको भेजिए आप इज़राइल और अर्मेनिया। क्योंकि अर्मेनिया शायद पाकिस्तान का इनका आपस में बनता नहीं, तो अर्मेनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा। अर्मेनिया से भी आप दोस्ती कीजिए, हो सकता है तो आप एक मिलिट्री कुछ ऐसी मिलिट्री डील कीजिए उनसे, और अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए उनकी हेल्प लीजिए। बेस्ट इज़राइल से टेक्नोलॉजी लीजिए, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम लीजिए, वहाँ की मशीनरी लीजिए। हो सकता है तो इज़राइल को बोलिए कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डालें, क्योंकि इज़राइल के अंदर में जिस तरीके से हमारा सर ये सब बराबर से हमले करते रहते हैं तो इज़राइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिस्टर्ब होती है। आप बलूचिस्तान के अंदर आपके पास समुद्री एरिया नीचे आप देखते हो, आपका जो बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो नीचे चाबार के पास का जो एरिया पूरा आपका है, तो आप समुद्र के रास्ते से एक ट्रेड कर सकते हैं पूरा इज़राइल के साथ। आपको नज़दीक भी है वहाँ से, आप बाय रोड भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखिए, अमेरिका ने सीरिया के अंदर में जो ये माहौल एकदम पूरा शांत किया है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। आप बलूचिस्तान के अंदर में जो तेल निकलता है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, इस टाइम पे ईरान के ऊपर सैंक्शन रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो जो परमाणु बम बना रहा है उसको रोकने का अमेरिका का पहला टारगेट है। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से ईरान से एक दोस्ती करके मिडिल ईस्ट से क्रॉस करके आप इज़राइल जा सकते हो। इज़राइल की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में लगाइए और इज़राइल का मैन्युफैक्चर करके इज़राइल को सप्लाई कीजिए। इज़राइल पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई करता है, कुछ भी चीज़ें बनाइए। आप 5 से 10 साल के अंदर में अपने देश के अंदर में हर एक बंदे को काम मिल जाएगा, आपके बंदे को कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा। पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसीज़ को आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। आपको किस तरह की एजुकेशन पॉलिसीज़ चाहिए वो आपको अपनी नई बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री को छोड़ के, देखिए आपकी हिस्ट्री तो बहुत जो है उसको तो आप पढ़ाओगे ही, बट आपको अपनी एजुकेशन में चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने कल्चर को ऐड करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें जो मुझे लगती बहुत ज़रूरी होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। आपकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका संघर्ष ही आपका राष्ट्र बनाता है। उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा, जाहिर सी बात है बलूचिस्तान ने इतने सालों से दबाव में रहा, तो टेक्नोलॉजी तो क्या ही आपके पास होगी। बुरा भी मत मानिएगा, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन आप अब जाइए इज़राइल के पास, इज़राइल के पास जाइएगा, इज़राइल आपको सपोर्ट करेगा, ऑलरेडी यूएस आपको सपोर्ट करेगा। ये पॉलिसी आप समझ लीजिए, ठीक है। और अगर इस टाइम पे यूएस भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप एक्सेस ले लेते हो इज़राइल तक का, और ऐसी कंट्रीज़ के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जैसे अर्मेनिया हो गया, तो आप यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने तेल वेल जो है इस जगह दे सकते हो, तेल बेचने का काम जो आपका, क्योंकि आपके यहाँ तेल है काफ़ी सारा, आपके इधर बहुत सारे जो एरियाज़ है आपके पास, जितने भी सोर्सेज है जो पाकिस्तान इतने सालों से निचोड़ के रख दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा जो मानना है कि अगर अमेरिका इस टाइम पे पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के अंदर में अगर एक पीस का गेम खेल रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमेशा से डिस्टर्ब ही रहा है, कहीं ना कहीं जाने जाती रही है मिडिल ईस्ट में। फ़िलिस्तीन में जो इतनी सारी जो जाने गई है इजराइल और फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में, उसको अगर रोका जाता है तो ये बहुत बड़ा एक काम है। और आप ऑलरेडी जब आपने अपने आप को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया है, तो
तो अब आपको अपने राष्ट्र के लिए एक अलग सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और आपके पास इतना अच्छा मौका है, मुझे लगता है आपके पास बेस्ट मौका है अभी। देखिए, अगर अभी मान के चलिए ट्रंप पाकिस्तान के सपोर्ट में है और ट्रंप नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो। हालांकि बलूचिस्तान के ऊपर मैं जानता हूँ कि BLA को एक टेररिस्ट ग्रुप का संगठन, क्या बोलते हैं उसे, टेररिस्ट ग्रुप ऑफ कुछ तो डाला, उसने सैंक्शन लगाया है कि भाई BLA एक टेररिस्ट ग्रुप है। बट जब आप उसने तालिबान के ऊपर भी यही किया है ना, अफ़गानिस्तान को भी US ने बर्बाद किया। बट आज तालिबान अपने पैरों पे खड़ा है, तालिबान की अपनी पॉलिसी है। तालिबान के अंदर में US के डिप्लोमेट आए थे और अपने जो उनके ऑफिसर्स थे उनको छुड़वा के लेके गए। तालिबान ने टेबल टॉक की है डायरेक्ट US के साथ। हमेशा पाकिस्तान बीच में आता था, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता था कि भाई हम नहीं है तो अमेरिका तालिबान से बात ही नहीं कर सकता है। इस बार तालिबान ने बोला भाई हमको पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा, आपको आना तो आप खुद से बात करो। तो अब आपके पास एक चीज़ है, आप पाकिस्तान को ठोकोगे, आपको बहुत ज़रूरी है, आपको बराबर पाकिस्तान को ज़ख्म देना पड़ेगा। पाकिस्तान को आप बराबर ज़ख्म दोगे तभी US बीच में आएगा, याद रखिए। अगर US को बीच में लाना है तो US तभी बीच में आएगा जब तक आप पाकिस्तान को बराबर से बैंड बजाते रहोगे। हो सकता है तो आप पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हो सकता है तो एक दिन रात को बैठो, बड़े सी टीम बनाओ, एक ऑपरेशन बनाओ, और सरगोदा आपके आसपास है, सरगोदा ऊपर है, बॉर्डर के पास है, बलूचिस्तान से नज़दीक है सरगोदा। तो सरगोदा में जो पावर प्लांट्स हैं परमाणु हथियार के, वहाँ उस एरिया को कवर करो, ठीक है। और नीचे जो कराची पोर्ट है, कराची पोर्ट के आसपास का कोई एरिया वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी कब्जा करो, एक टीम बनाओ। देखिए, जब परमाणु हथियार आपके हाथों में होगा, आपको यूज़ करना तो नहीं आता, लेकिन आप कम से कम वहाँ पे एक सिग्नल तो दे सकते हो, क्योंकि जब आप वहाँ सिग्नल दोगे तब US बीच में आएगा। अब या तो US आपके खिलाफ आएगा या फिर बीच में टॉक करने के लिए आएगा। दो चीज़ें हैं। लेकिन परमाणु हथियारों की एक चीज़ है कि अमेरिका जब इसके ऊपर अटैक होगा तो अमेरिका आपसे बात करेगा, ऐसा मेरा जो है एक थॉट है। हालांकि मैं अमेरिका की उस पॉलिसी पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका कल के दिन ये बोले कि नहीं, हमास की तरह आप काम कर रहे हो, अब हम आपको ऊपर, जैसे हमने सीरिया को बर्बाद किया ISIS के दौरान, बहुत सारे ये अफ़गानिस्तान के लोगों को मारा, तो हो सकता है कि फिर आपके ऊपर भी चढ़े। इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है एज अ फ्यूचर। बट अगर आप इस चीज़ को कब्जा करने के बाद एक पीस ओपन करें, पीस की एक जो डिमांड है वो करें UN से, तो ये ऑपरेशन जो मैंने बताया ये कुछ ज़्यादा हो गया। बट ऐसा कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जहाँ आपके सामने अमेरिका आए। सीधा फंडामेंटल आप ये रखें, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका, आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका का 52 स्टेट है पाकिस्तान। इस टाइम पे आप उसका ही हिस्सा हो, लेकिन आप अभी अमेरिका से टूट चुके हो। अमेरिका टूटना नहीं देगा अपने 52 स्टेट को, इस टुकड़े को, याद रखिएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान US का 52 स्टेट है। तो अब आपकी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? पहले तो मैंने बताया आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए पीस, अपने बच्चों के लिए। आप लोग को देखिए, आप लोग को मीडिया, जो वेस्टर्न कल्चर है, इनको अप्रोच करना पड़ेगा। वेस्टर्न मीडियाज़ के ऊपर अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। एज अ बलूचिस्तान आपको अपने फ्यूचर के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपको अपने ब्राइट फ्यूचर्स के लिए। आप पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलना। बेस्ट प्रॉब्लम जो एक है वो है झूठ। आपको सच बोलना है, सच के लिए लड़ना है। आप जो बलूचिस्तान के बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप लड़ रहे हो, नए एक अच्छे भविष्य के लिए लड़ रहे हो, तो फिर आपको एक अच्छे थॉट्स के साथ आगे आना पड़ेगा, जो ये समाज एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्या वो थॉट्स होने चाहिए जो एक दुनिया सुनना चाहती है किसी भी रास्ते। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर में एक वेस्टर्न कल्चर घुस चुका है, क्योंकि अफ्रीका के ऊपर वेस्टर्न लोगों का रहा है, जैसे इंडिया के ऊपर भी रहा है। हम लोगों ने गुलामी सही है उनकी 200 साल, लेकिन अफ्रीका के अंदर में वो रच बस गई है, ईगो। तो अफ्रीका की जो कंट्री है वो ग्रो करने में इतनी स्लो इसलिए बिकॉज ऑफ US का कल्चर, वहाँ की जो इंग्लिश, वो सब चीज़ों की वजह से उनके अंदर एक ईगो है, और वो ईगो उनको पीछे रखता है। तरक्की कर रहे हैं, दैट वाज अ बेस्ट थिंग, बट ईगो के बीच में आता है। लेकिन आपके ऊपर ये चीज़ें, हम जानते हैं बलूचिस्तान के ऊपर भी ये रहा है इतना साल, पाकिस्तान का दबदबा रहा है, लेकिन आपकी जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल एक अलग है। और आप
आप पहले जो देश थे, आपने जो उस समय ग्रो किया, उसके बाद जो ये मोबलाइज हुआ, पाकिस्तान की आईएसआई ने आपके ऊपर कब्जा किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कूच किया, फिर ये जो एक बिल्कुल ही आपके लोगों को मारा गया है, आपको इन मौतों का बदला भी लेना है। आपको ये जो इतनी सारी मौतें हुई हैं इसको ऑन बोर्ड रखना है। देखिए, आपका कोई एक सिंगल दुश्मन नहीं है। आप पहले मेरी एक चीज़ याद रखिए, आप बहुत छोटा देश है, आपकी कम पॉपुलेशन है, ठीक है। कम लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा बेहतर लड़ते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमारे हिंदुस्तान में एक कहानी है, मैं आप लोग को कहानी सुना देता हूँ, ये कहानी आपके लिए बहुत काम आएगी। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है, हमारे भगवान है वो, ठीक है। तो वो सिर्फ 60 या 70 थे और औरंगज़ेब की फ़ौज थी। तो औरंगज़ेब की फ़ौज आती थी लड़ने के लिए, तो वो लोग लाखों की फ़ौज में आया करते थे लड़ने के लिए, ठीक है। तो हमारे सिर्फ ये 60-70 मावड़े ऐसी लाशें बिछा देते थे इन लाखों की, मतलब क्या लड़ते थे। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कम हो, अपने आप को इस तरह से डेवलप करो, इतना स्ट्रांग बनाओ, और आने वाले समय के लिए आपसे कोई भिड़ने के लिए भी सोचे 4 बार के लिए। आपको कुछ नहीं करना। आपके बाजू में एक देश है जिसका नाम है इज़राइल। मैं आपको इज़राइल का एग्जांपल दिया ही जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इज़राइल का जो मैप है वो आपके मैप से छोटा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि आपके पास जितना बड़ा बलूचिस्तान का हिस्सा है उससे छोटा इज़राइल है, ठीक है। तो आपको अब अगर आपको अपना एक राष्ट्र ऐसा बनाना है जो दुनिया में नाम रखे, आपकी जो पहचान बने, आप जो चाहते हैं कि आप दुनिया में आपको एक रिकॉग्नाइज करे वर्ल्ड, आपको रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लोग बोले, और आपके बलूचिस्तान की जो खुशबू है, जो वहाँ की माटी है, जो वहाँ की बोली भाषा है, जो कल्चर है, जो वहाँ का जो अस्तित्व है, जो दुनिया में फैले, लोगों को पता चले कि कौन है बलूचिस्तान वाले लोग, बलूचिस्तान वाले कितने बड़े फाइटर हैं अपने लिए। तो वो आप पूरी दुनिया को तब दिखा सकते हैं जब आप अपनी बेस्ट पॉलिसी, एक अच्छी सोच के साथ आगे आओगे। देखिए, पाकिस्तान के खून में खराबी है, गद्दारी है, वतन परस्त है वो लोग, और झूठे हैं। उनकी पॉलिसी से बचना पड़ेगा आपको। और अमेरिका ने जो ये स्टेप उठाया है मिडिल ईस्ट में एक शांति का माहौल बनाने का, ये सबसे बेस्ट मौका है आपके लिए इस टाइम पे कि आप भी उस पेस पे जुड़ो और अपने आप को रिकॉग्नाइज करो। मैंने बताया कि आपका सिंगल कोई दुश्मन एक नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान है, ऊपर से चाइना है। चाइना के पास बहुत ज़्यादा फंड है जो वो पाकिस्तान को देगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, याद रखिएगा। यूएस का 52 स्टेट है पाकिस्तान, मेरी पॉलिसी के हिसाब से, मेरे थॉट के हिसाब से आपको बर्बाद करने के लिए यूएस लाखों पैसा देगा। अब जो हम कह रहे थे कि भाई ये जो लश्कर तैयबा है या हाफिज़ सईद के जो संगठन है, जैसे मोहम्मद है, ये अब आपकी तरफ मूव करेंगे। इंडिया की तरफ अभी ये मूव नहीं करेंगे, इसका रीज़न है कि मोदी जी की वार्निंग, ठीक है। और यूएस के जो हमारे जो फाइटर जेट ने जो चाइना के जो डिस्ट्रॉय किए हैं, चाइना भी जला हुआ है अभी। तो आपको अपने लिए अब ग्राउंड ऑलरेडी तैयार है, आप अकेले हो, आपके दुश्मन 5 हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे लड़ना है, क्योंकि हर बार आपके पास हथियार ज़्यादा नहीं, आप ग्राउंड लेवल पर लड़ने के लिए एक्सपर्ट हो, लेकिन अब आपको इस फील्ड को ऐसे न्यूट्रलाइज करना है पूरा। कैसे? आपको फैलना है। अभी आपको यूएन में आप जा सकते हो, आप यूएन में जाइए, जहां आप वर्ल्ड मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो वहां जाइए। खुद बहुत मेहनत लगेगी आपको, 1 साल बहुत मेहनत लगेगी, रात दिन एक कर लीजिए, रात दिन एक कर लीजिए। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के पास जाइए और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है इसको अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए रिक्वेस्ट डालिए, क्योंकि आप अपने बॉर्डर को अपने जो लड़ाकू हैं उनसे ज़्यादा समय के लिए सिक्योर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ अमेरिका के पास F-16 है, फाइटर प्लेन है, एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो आपके पास सिर्फ ग्राउंड लेवल पे लड़ने वाले लड़ाकू है, आप इनसे इजीली इतना बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पाओगे जितना आपने अपना एक बलूचिस्तान का जो मैप बनाया है। और आपको एक आर्मी चाहिए, आपको वेपन चाहिए। तो इस टाइम पे आपको वर्ल्ड के सामने जाना पड़ेगा और अपने आप को वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए, जहाँ से आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। देखिए, इंडिया से जो मेरे हिसाब से जो इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया थोड़ा सा टाइम लेगा, इंडिया थोड़ा टाइम लेगा, आपका ग्राउंड देखेगा पहले, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो सिंपल सी है।
अगर आप अपने ग्राउंड पे तैयार हो तो इंडिया हमेशा उसके साथ है जो लड़ता है, ठीक है। घुटने टेकने वालों के साथ इंडिया नहीं होता है, क्योंकि फिर वो हमें लड़ना पड़ेगा। हमने बांग्लादेश को बनाया क्योंकि बांग्लादेश अलग से बनना चाहता था। अब बांग्लादेश के लोग उस समय बहुत मेहनत किए, एक राष्ट्र बनाया, ठीक है। लेकिन नस्ल तो अब आप समझ ले, नस्ल तो वही है जो पाकिस्तान की नस्ल है। ये गलती हो गई इंडिया से। उस समय या तो हिंदुस्तान में मिला लेते तो शायद आज हमें पूरा जो बंगाल है वो हमारा होता, बहुत बढ़िया होता, हमारा समुद्री एरिया हमारा था पूरा। लेकिन ठीक है, हमने अपनी पॉलिसी ये रखी कि ठीक है, एक देश है, आज़ाद होना चाहता है, उसको आज़ाद होने दिया। लेकिन आपको अपने लिए एक ऐसा ग्राउंड बनाना है जहाँ पर आप आपके लिए लड़े, अपने सपनों के लिए लड़े। फिर से कह रहा हूँ आपको, यूएस ने जो मिडिल ईस्ट में एक पीस की जो एक उम्मीद जगाई है, अब आप उन देशों के पास जाइए जो यूएस के खिलाफ है, जैसे ईरान है, और उन देशों के पास जाइए जो पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, आपको डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी खेलनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। अपने फ़ायदे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए आपको ये गेम खेलना पड़ेगा। तो आपको पठान के पास जाना है, आप पठान के पास जाइए। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान, आपका बलूचिस्तान वालों का जो बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान वालों के साथ भी लगता है, आप बिल्कुल भी इस टाइम पे अफ़गानिस्तान वालों के साथ बिल्कुल भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के में मत उलझ जाना। मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि पठान का जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वो बलूचिस्तान का जो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उलट फेर हो जाएगी। इस टाइम पे आप अपने राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और अफ़गानिस्तान के बंदों के साथ आप दोस्ती कीजिए। अफ़गानिस्तान में भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान की परिस्थिति दुनिया ने, अमेरिका ने उनको रोड पे लाके खड़ा किया है। वो तो इंडिया और हमारी दोस्ती है, हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी और उनकी एक अच्छी दोस्ती। अफ़गानिस्तान दोस्ती निभा रहा है तो हम लोग दोस्ती कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान से आप सीखिए और अफ़गानिस्तान के पास जाइए। सबसे पहले तो आप अपने बॉर्डर को सिक्योर कीजिए। बिल्कुल भी अफ़गानिस्तान से 1 इंच की ज़मीन की ना लड़ाई कीजिए ना कुछ कीजिए। अगर अफ़गानिस्तान आपसे 2 टुकड़ा ज़्यादा मांगता तो दे दीजिए। और अगर आप, क्योंकि आप अगर अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ से उलझ जाओगे तो 2 फ्रंट वॉर हो जाएगी आपकी। अफ़गानिस्तान के साथ आपकी वॉर हो जाएगी बॉर्डर को लेके, इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा। तो आप बिल्कुल भी उलझने की कोशिश मत करो। आप राष्ट्र बनाना है आपको, छोटा टुकड़ा मिलेगा, कम लोग रहेंगे, छोटा राष्ट्र रहेगा, खुश रहोगे। एक ये चीज़ याद रखिए। हो सकता है वो टुकड़ा, देखो टुकड़े जाते हैं हाथों से। इंडिया के पास कश्मीर था, पीओके था, पाकिस्तान के पास चला गया। आज हम उस चीज़ को उसके लिए हमारा पूरा राष्ट्र एकदम साथ में है कि हम लोग उसको लें, हम उसको लें। लेकिन उस एक ज़मीन के टुकड़े के उस हिस्से की वजह से हमारे माँओं के भाव, हमारे घरों में लाखों माँ बेटियों के सिंदूर मिट गए हैं। पता है आपको, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है। आपको ये वार्निंग है कि आप अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल भी इस टाइम पे ना उलझें। आने वाले 10 से 15 सालों के बाद जब आप कैपेबल हो जाओगे तब आप टेबल टॉक फिर से करो, और हो सके तो समझौता करो, पीस मेकिंग वाला, टेबल टॉक वाला, और अफ़गानिस्तान से अपना जो बॉर्डर का प्रॉब्लम है उसको सुलझा दो। क्योंकि देखिए, अफ़गानिस्तान के लड़ाकू इतने सालों से लड़े हैं, यूएस को भगाया है, रशिया को भगाया है, ऊपर से पाकिस्तान को भगाया है। तो अफ़गानिस्तान के लोग तो पैदा ही उस चीज़ के लिए हुए हैं, अपने वतन के लिए। तो आप लोग को अफ़गानिस्तान का साथ लेना है। अफ़गानिस्तान जो जितना आगे बढ़ रहा है, आपको भी अपना कल्चर बनाना है। अफ़गानिस्तान की तरह एक अच्छी टीम बनाओ, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह अपना क्रिकेट बोर्ड बनाओ, अपनी बहुत सारी चीज़ें बनाओ छोटी छोटी, और अपने लोगों को हमेशा याद रखना, पाकिस्तान से बिल्कुल भी अपनी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की सोच जन्नत जाने की है तो आपको ज़मीन पे रहने की सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत जाने के लिए पाकिस्तान जैसे जाहिल होना पड़ता है, और ज़मीन पे जीने के लिए आपको फिर इंडिया की तरह या दुनिया के देशों की तरह एक सोच रखनी पड़ेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है बहुत सारी एक नया राष्ट्र बनाने के लिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एक सॉन्ग जो आपका नेशनल एंथम हो बहुत जल्दी सुनने को मिले, और आपके नेशनल एंथम के बाद और आपके राष्ट्र की एक नई सुबह तो हो चुकी है, लेकिन एक ऐसी सुबह जहां पूरा बलूचिस्तान एक दिन पूरा इस जश्न में डूब जाए कि बस खुशियाँ ही खुशियाँ, नया सपना, नया सवेरा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बलूचिस्तान वाले भाइयों को, और उम्मीद करूँगा कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, और मैंने जो विचार रखे आप इन विचारों को थोड़ा तोड़े मरोड़े और इनके ऊपर विचार करें। क्योंकि मेरी ऐसे जस्ट मेरी सोच के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये छोटी मोटी सोच है, एक छोटा सा विचार है जिसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। आपकी कम पॉपुलेशन है, एक जगह बैठ के एक यूट्यूब चैनल या आपका जो न्यूज़ चैनल है उन पर अपनी विचार कीजिए, डिस्कस कीजिए, आपके लोग समझेंगे
देखिए रिलीजन्स को अपनी तरक्की के बीच में मत लेके आइएगा अभी प्लीज़, क्योंकि अगर आप रिलीजन्स को अपनी तरक्की के बीच में लेके आओगे तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान आपको फिर से वहीं फुटपाथ पे बिठा देगा जहाँ से आप उठे हो अभी। तो आपको थोड़ा सा मेरा सोच आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको ऐसा चलना पड़ेगा कि रूट रहे मगर रूट से टूटना भी नहीं है, रूट को साथ में लेके जाना है। तो बस अपना ध्यान रखिएगा, लड़ते रहिए, नए सपनों के लिए, नए उम्मीद के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, तब जाके वो जगती है। तो जय हिंद, और बलूचिस्तान वालों को जय बलूचिस्तान, जय हिंद।